हमें अपने काम के प्रति कितना जुनून है। दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे हम न कर सकें, बस काम के प्रति जुनून होना चाहिए। हमें हर अपने काम को, हर छोटे बड़े काम को 100% देने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखें कि जिस व्यक्ति के अंदर छोटे काम में 100% देने की आदत नहीं है, जो व्यक्ति अपने छोटे काम में 100% नहीं दे सकते, वो क्या खाक बड़े काम में 100% देंगे, जो छोटे काम में नहीं दे सकते। कुछ लोगों को आदत होती है 100% देने की। वो बैठेंगे तो 100% बैठेंगे, वो सुनेंगे तो 100% सुनेंगे, वो पढ़ेंगे तो 100% पढ़ेंगे, वो पढ़ाएंगे तो 100% पढ़ाएंगे, वो बिजनेस करेंगे तो 100% करेंगे, वो मीटिंग भी अटेंड करेंगे तो 100% करेंगे। वो जो भी करेगा 100% करेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर ये चरित्र पैदा हो जाता है कि हमें 100% देना है, उसको जमाने में कोई नहीं रोक सकता, वो आगे बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पूरे जुनून के साथ 100% देने के लिए इस संस्था में देंगे। और जिस भी संस्था में हम काम करते हैं, उस संस्था के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसे हमें जानना जरूरी होगा। इसलिए मीटिंग भी अटेंड करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मेरे पास 60 ही स्टाफ हैं। मैं एक एक को कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, जो भी बताऊंगा मैं मीटिंग में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल वैसे तो सभी को याद है। सभी टीचर्स को 9:30 बजे तक एनी हाउस स्कूल में पहुंचना। 9:30 बजे से 3:30 बजे तक टीचर्स का टाइम है और स्टूडेंट का टाइम है 10 से 3। और स्कूल आने का मतलब बच्चों के साथ और बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान रखना है। बच्चा कैसे खेल रहा है, बच्चा कैसे बैठ रहा है, बच्चा कैसा बात कर रहा है, बड़ों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। बहुत सारे टीचर, बच्चे आते हैं और टीचर्स स्टाफ रूम में कब करते हैं। एक टीचर्स की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाए। एक टीचर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि वो बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान रखें। मैंने पाया है कि बच्चे, कई लोग फिसल पट्टी वगैरह में खेलते हैं, कुछ लोग जूते पहन के टीचर लगे हैं जूते में और उसमें फिसल रहे हैं, कुछ लोग बिना जूते पहन के फिसल रहे हैं। तो जो जूता पहन के फिसल रहा है वो ठीक है, लेकिन जो बिना जूता पहन के फिसल रहा है उसके कपड़े गंदे हुए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसको हम तो देखने आएंगे नहीं। बच्चे खेल रहे हो वहां पे भी टीचर्स को ध्यान देना है। बच्चे की हर गतिविधि पर आपको ध्यान रखना है और एक सच्चे टीचर्स की यही जिम्मेदारी है कि बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान रखें। यूनिफॉर्म, स्कूल आने का मतलब आपको यूनिफॉर्म में आना, चाहे वो संडे हो या मंडे हो। कई टीचर्स बहाना करते हैं कि आज हमारा यूनिफॉर्म भीग गया है या गंदा हो गया है। ऐसा बिल्कुल न करें। 2 सेट रखें, आपको साल भर काम करना है। 2 सेट ड्रेस रखें और स्कूल जब भी आए तो यूनिफॉर्म में आए। ये कंप्लेन मुझे नहीं मिलना चाहिए। कोर्स कंप्लीट की बात हम करें तो कोर्स कंप्लीट आपको 30 दिसंबर तक कर लेना। और कोर्स कंप्लीट ऐसा करना है, ऐसे कोर्स कंप्लीट होगा कि आपको सप्ताह में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर बड़ा चैप्टर है तो हम 10 दिन ले सकते हैं। और पहले दिन हमको लेसन को रीड करना, पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना, ठीक से पढ़ पा रहा है। अगर समय है तो 1 क्वेश्चन का आंसर लिखाना। और दूसरे दिन
अगर आंसर नहीं लिखा पाए हैं तो सभी बच्चे बुक को अच्छे से पढ़ के आए और दूसरे दिन उसको पढ़वाएं, या अगर नहीं भी पढ़वा पाए तो कम से कम एक बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखाना है या 2 क्वेश्चन का आंसर लिखाना है और उसे याद करके आने के लिए तीसरे दिन बोलना है। और तीसरे दिन वो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन को आपको सुनना है, याद किए या नहीं किए। अगर याद नहीं किए हैं तो थोड़ा सा हम टाइम और दे सकते हैं। हमको सप्ताह में 4 दिन चैप्टर को पढ़ाना है। अगर बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े आंसर हैं, तो एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए सफिशिएंट है। बड़े क्वेश्चन हो तो उसमें पूरे लेसन के सार, पूरे उसके पाठ के क्या मतलब है वो सामने आ जाएगा और बच्चे पढ़ लेंगे। 4 दिन तक ऐसा करना है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखाना है और उसको सुनना है और दूसरे दिन उसको करना है। 5वें दिन आपको रिवीजन कराना है चारों दिन के पढ़ाए हुए को। रिवीजन कराने के बाद आप 6वें दिन आपको टेस्ट लेना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा चैप्टर है जैसे हाई स्कूल वगैरह में है या मीडियम में है, तो आप 2 दिन टेस्ट के बाद आप देख लें रिजल्ट। 1 दिन और समय दे करके दूसरे तीसरे दिन मतलब 10वें दिन तक हर हाल में छुट्टी को मिलाकर, छुट्टी छोड़ के 10 दिन नहीं मिलेगा, छुट्टी सहित आपको 10 दिन मिल सकता है। और उसका टेस्ट में अगर फेल होते हैं तो उसको रिवीजन करा के फिर से टेस्ट लेना है। ठीक है? जैसा कि आप लोगों का सैलरी फिक्स है तो आप लोगों को वर्क भी फिक्स करना होगा। बड़े चैप्टर है तो महीने में 3 चैप्टर, छोटे चैप्टर है तो 4 सप्ताह के होते हैं महीने। 4 चैप्टर विथ टेस्ट, टेस्ट के साथ आपको 4 चैप्टर पढ़ाना है किसी भी हाल में। जैसा कि आप लोग सैलरी के लिए कई टीचर चाहे ना, एक भी चैप्टर ना पढ़ाए तो भी हमारा तो महीना कंप्लीट हो गया, हम तो 5 तारीख को आए थे, हमको सैलरी चाहिए। तो हमको टेस्ट लेना ना पड़े। आप लोग जैसा सैलरी के लिए आप लोगों को निर्धारित किया गया है, आपको अपने वर्क का निर्धारण करना है कि हमको इतना करके देना है और बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कोई टफ नहीं है, आप लोग बहुत इजी कर सकते हैं 1 सप्ताह में, या बड़े चैप्टर है तो 10 दिन में। ठीक है? रिवीजन आपको जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये भाषा। और भाषा में क्या करते हैं अधिकतर टीचर, चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चैप्टर से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी ऐसे लेटर ग्रामर सबसे ज्यादा अगर भाषा वाली सब्जेक्ट में आते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे लेटर एप्लीकेशन और ग्रामर। तो आपको सबसे ज्यादा समय ऐसे लेटर और ग्रामर में देना। कई लोग पिछले बार मुझे बताए कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो पूछा ग्रामर, तो ग्रामर तो नहीं किया। ऐसा नहीं, ग्रामर आपको भाषा वाले में पढ़ाना है। ग्रामर अभी ही पढ़ाना था जब सभी बच्चे नहीं आ रहे थे। ऐसे लेटर एप्लीकेशन और ग्रामर आप लोगों को पढ़ाना चाहिए था। बच्चे यहीं पे मार खाते। टीचर्स चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा हो गया। आप 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर को एक बार देखें, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ाते हो, उससे ये समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमको उसी के अकॉर्डिंग उसी तरह का क्वेश्चन आंसर देना है एग्जाम में। कितने ग्रामर में से आए हैं, कितने ऐसे लेटर आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कैसे उत्तर लिखना है इसका, ये सारी चीजों की जानकारी आपको रखना है और पढ़ाना है। जनवरी में आपको रिवीजन कराना है। 30 दिसंबर तक हो गया, आपके पास 30 दिन जनवरी का मिलेगा। 2-2 दिन में आप रिवीजन कराएंगे। रिवीजन जनवरी में कंप्लीट करना है और फरवरी मंथ जो है, फरवरी का महीना, उसमें आपको परीक्षा की तैयारी कराना है। जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बैंक आते हैं, परीक्षा बोर्ड आते हैं, गाइड्स वगैरह आते हैं, अनसॉल्व्ड पेपर आते हैं, उससे आपको फरवरी महीने में परीक्षा की तैयारी
टेंथ के रिजल्ट में किसी भी हालत में बच्चे को 90% 90 एबव देना है, तभी आप एक अच्छे टीचर की गिनती में आएंगे। मीटिंग, एक सेशन में हमारा 4 मीटिंग होता है और इस मीटिंग में हर टीचर को आना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन अभी जो मैं बता रहा हूँ, एक एक टीचर को बता पाना मेरे लिए संभव नहीं। आप लोग भी समझ सकते हैं ये जो बात बताई जा रही है कि एक टीचर को किस तरह से, कई टीचर बोल देते हैं कि नहीं हमको तो सब आता है, नहीं आते, और जो बोलता है ना कि हमें सब कुछ आता है उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। मेरा चैलेंज है, जो व्यक्ति ये मानता है कि मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना है और सिखाना है, वही एक अच्छा टीचर है। कोई भी व्यक्ति कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, हमेशा मुझे खुद सीखना पड़ता है। मैं एक छोटे बच्चे से भी सीख लेता हूँ, एक टीचर से भी सीख लेता हूँ, और मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ आप लोगों को। मेरी क्वालिफिकेशन आप लोगों के सामने कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ। तो कोई भी टीचर ये न समझे कि हमें सब कुछ आता है। कई ऐसे बात आपको सामने आएंगे जिसे आप नहीं जानते हैं और एक छोटा बच्चा करके बता दे, तो आप सभी लोगों को सीखना है। आदमी जीवन भर सीखता है तो भी नहीं सीख पाता। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं, सभी को सीखना पड़ता है। पंद्रह अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त की आप लोगों को विशेष तैयारी कराना है, यानी ये मान के चलो कि हमारा स्कूल का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो किसी भी हालत में। इस बात का ध्यान रखें, और उसमें 10th के बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम है, उन बच्चों को हम डिस्टर्ब करेंगे तो रिजल्ट खराब होगा। तो 15 अगस्त के लिए आप लोगों को विशेष तैयारी कराना है। जो भी चाहिए उसके लिए आप लोग बोल सकते हैं तैयारी कराने के लिए। अगला है अपने अपने क्लास के बच्चों के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर रखना है ग्रुप बना। जो भी क्लास टीचर है अपने बच्चों के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर का एक सभी पेरेंट्स का ग्रुप बना करके रखेंगे, और हर माह फोन करके बच्चों की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराना है, जानकारी देना है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा किस विषय में कमजोर है, हम और आप मिलके इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इस बच्चे में इसके लिए क्या आवश्यकता है, और इसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी रखें मोबाइल पर। इसको हम कभी भी चेक कर सकते हैं, और मंथली टेस्ट की जानकारी भी पेरेंट्स को देना कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में इतना नंबर पाया है। और पेरेंट्स को बहुत आदरपूर्वक महीने में एक बार अपने क्लास के पेरेंट्स को बच्चे के पढ़ाई के बारे में बातचीत करना है। आप पढ़ा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें इस विषय में इसमें ये कमी है, इसमें क्या किया जा सकता है। पेरेंट्स से बात करना है, बात करके और पेरेंट्स और टीचर दोनों सॉल्यूशन निकाल करके उस बच्चे को हम आगे पढ़ा सकते हैं। अगला है अपने अपने क्लास के बच्चों का यूनिफॉर्म साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ हो, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। कौन बच्चा गंदा ड्रेस पहना है, किसका प्रेस नहीं किया हुआ है, या किस तरह के जूते मोजे हैं, टाई वगैरह सही है नहीं है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आपको एक एक गतिविधि पर ध्यान रखना है। बच्चे के कपड़े गंदे ना हो, प्रेस किया हुआ साफ हो, बच्चा अच्छा लगे, देखने में टिप टॉप लगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला है अपने अपने क्लास के बच्चों का बस्ता, स्कूल बैग और बुक्स कॉपी कवर लगा हुआ हो, फ्रेश हो, उस पे नाम लिखा हुआ हो, और नीट एंड क्लीन
बसता होना चाहिए। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इसको हम कराने नहीं जाएंगे। सिर्फ पढ़ा लेना टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बार बार हिंद इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग को दोबारा न बोलना पड़े। ये टीचर की जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी उसको उसकी उज्जवल भविष्य के लिए करना है। बच्चों को जिस तरह का आप आदत डालेंगे, आज अगर आज आप अच्छा प्रेस किया हुआ नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनाते हैं तो 2-4 साल में उसका ऐसा आदत बन जाएगा कि गंदा कपड़ा पहनेंगे। और यदि आप इस चीज को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो बच्चा वही फटा पुराना और मटमैले कपड़े पहन के आ जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल आप लोगों को रखना है। सभी ब्रांच के इंचार्ज की ये जिम्मेदारी है कि सभी दिन 11 बजे तक बच्चों की उपस्थिति और टीचर्स की उपस्थिति मुझे मैसेज करें। इसमें बहुत इंचार्ज सेव कर जाते हैं। जो भी ऑफिस इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे 11 बजे तक हर हाल में कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने टीचर उपस्थित हैं, टीचर जो एब्सेंट है उसका नाम सहित मैसेज करेंगे सभी ब्रांच वाले। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और शाम को होता है 3:30 बजे, तो 3:30 बजे से 4 बजे के बीच या 4:30 बजे तक भी डेली के आय व्यय का, आज स्कूल में कितना फीस आया, किसको कहां पे खर्च किए, इसकी जानकारी भी आपको 4-4:30 बजे लास्ट 5 बजे तक देना है एनी हाउ। अन्यथा मैं इंचार्ज को फाइन करूंगा, क्योंकि मुझे इस बात के लिए कई बार रिपीट करना पड़ता है, हिंट करना पड़ता है। ये ऑफिस इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो जानकारी भेजे, आय व्यय की जानकारी शाम को 5 बजे तक, और कितने बच्चे आज उपस्थित हैं और कितने टीचर एब्सेंट हैं, उसकी जानकारी सभी इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एक टीचर्स की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं है, एक बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है टीचर की। और उसके लिए बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान रखना होगा, तभी यह संभव, अन्यथा यह संभव नहीं है। और आप सभी लोगों की यह भी जिम्मेदारी है कि क्लासरूम के अंदर बेंच टेबल बिखरे पड़े ना हो, अच्छे से सेट किया हुआ हो बेंच टेबल सजा के रखें। कोई भी घुसे तो थोड़ा सा व्यवस्थित लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ये भी आप सभी की जिम्मेदारी होगी। बेंच टेबल बिल्कुल बिखरे हुए ना हो, और बेंच टेबल पे ज्यादातर मैं देखता हूं डस्टर और चौक को रख देते हैं, उससे बच्चों के कपड़े गंदे होते हैं और टीचर्स के भी कपड़े गंदे होते हैं। उसको न रखें। 5-10 रुपए का एक प्लास्टिक का फाइबर का आता है, कील लगा करके उसको टांग दें सभी क्लासरूम में, और उस पे चौक और डस्टर रखें, टेबल पे न रखें। किसी भी हालत में अगर स्कूल को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, या आप अपने आप को अच्छा समझना चाहते हैं, तो हमें सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। हमको कहां कहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से हम ये सब में सुधार कर सकते हैं। कन्वर्सेशन के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि हर बच्चा अपना परिचय बहुत बेहतर ढंग से हिंदी और इंग्लिश में दे, और वह हर सवाल का जवाब दे सके। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चे को कोई आकर के पूछता है उसका नाम पता या कुछ भी, तो बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से उसका आंसर देना आना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी आपकी है।
बच्चा हर सवाल का जवाब दे सके, इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ एक छुट्टी का सैलरी मिलेगा यहां से, विशेष परिस्थिति में लेना है, ऐसा नहीं कि एक छुट्टी, एक एब्सेंट का एक एप्लीकेशन देना है। वो एक सीएल मिलेगा महीने में। एक से ज्यादा अगर रहते हैं तो आपको कितना भी अर्जेंट हो उसका सैलरी कटेगा। सिर्फ एक दिन का हम देंगे। 30 दिन होता है, 30 दिन में 4-5 संडे हो जाते हैं, एक छुट्टी हम और दे दे रहे हैं, 5-6 दिन हो गया, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो एक छुट्टी का आपको सैलरी मिलेगा महीने में, और वो भी कौन से महीने में? जिस महीने में ज्यादा छुट्टी ना हो। जैसे अक्टूबर में 7 से 10 दिन दशहरा का छुट्टी होता है, इसमें आप इसके अलावा और उसके अलावा संडे में पढ़ते हैं, मतलब 15 दिन ही क्लास लगता है, तो इस महीने में एक दिन भी आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से दीपावली का 10 दिन छुट्टी होता है, 3-4 दिन संडे हो जाते हैं, तो उस महीने में भी आपको छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा, सीएल नहीं मिलेगा। और जनवरी में शीतकालीन छुट्टी होता है, वो भी 10 दिन का होता है करीब, और संडे पड़ जाते हैं 3-4, तो उसमें भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ये 3 महीने के अलावा एक दिन आपको छुट्टी मिलेगा इन 3 महीनों को छोड़ करके। ठीक है, बाद में कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, आप भी बोल सकते हैं। जिसको कोई स्टाफ, टीचर या बच्चे नहीं है तो भी पंखा चालू है, जिसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी, हम देखने नहीं जाएंगे। जरूरत हो तभी चालू करें, और जब निकल रहे हो तो पंखा लाइट बंद करके निकले। कई दिन तो मैं पाया हूं 24-24 घंटे तक, 2-3 दिन छुट्टी है तो 2-3 दिन तक चल ही रहा है पंखा। ये सब जिम्मेदारी टीचर की है, और टीचर पियून को इसकी जिम्मेदारी देंगे। मैं सिर्फ टीचर को जानूंगा, पियून का डील करना वहां के इंचार्ज और टीचर्स की जिम्मेदारी होगी। मेरा मैसेज जब भी आता है ग्रुप में, उसका कड़ाई से पालन करना है। मैं फोन करके नहीं बताऊंगा, सभी स्टाफ का ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो भी मैसेज जाता है उस पर तुरंत आपको एक्शन लेना है कि इसको हमें ऐसा करना है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जो मैसेज जाएगा, कहीं का भी कोई भी कंप्लेंट रहेगा तो उस पर सुधार करना है, या कुछ चीज मैं बताना चाह रहा हूं, मैसेज कर दिया तो उसको आपको उस मैसेज के निर्देश का पालन करना होगा। ठीक है। बच्चों का जब शॉर्ट ब्रेक होता है या लंच ब्रेक, तो बच्चों के साथ टीचर्स को निकलना है। इसी समय बच्चे, एक बार की कहानी मैं बता रहा हूं, इधर ही रामानुजगंज साइड में था, एक तालाब था और एक बच्चा डूब मर गया, और 2-3 पता नहीं चला। 2-3 दिन बाद पता चल रहा है, न टीचर्स को पता है, न पियून को, न वहां के प्रिंसिपल को, न किसी को। तो बच्चे पर नजर रखना है आपको। खेलने निकल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इसके लिए आपको पियून और ड्राइवर को भी अलर्ट करना पड़ेगा। ड्राइवर लोग बिना कहे पूछे चले जाते हैं, किसी से पूछते हैं ना कुछ नहीं, छोटा सा भी काम रहेगा तो चले जाते हैं। कई बार कुसमी में तो 10 रुपए का सामान लेना है तो बड़ी बस को लेके चले गए, उसमें 100 रुपए का हमारा खर्च आता है। 10 रुपए का सामान ले रहे हैं, 100 रुपए का डीजल चला रहे हैं। ठीक है, ज्यादा सामान लेना है या पानी वानी आ रहा तो उसके लिए मना नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि संस्था को किसी भी तरह से नुकसान न हो, और ये बात मुझे पता चल जाएगा। कई टीचर्स नहीं समझते हैं इस बात को। इस मामले में जो हमारी प्रिंसिपल थी ना, नवीन मैम, जब आंसर शीट लिखने के लिए लाए तो मुझे वो खुद आकर के बताई, सर ये आंसर शीट ना थोड़ा सा महंगा है, इससे सस्ते में मिलेगा और उसमें भी काम चल जाएगा, संस्था को पैसा बचेगा। तो उसकी सोच संस्था के लाभ के लिए था। तो ऐसी सोच आप लोगों को भी रखना है। संस्था को अपना समझना है और उसकी हर नफा नुकसान का आप लोगों को ख्याल रखना है। अनुशासन, कई जगह आप लोग देखे होंगे, एक महात्मा गांधी का स्लोगन लिखा हुआ है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आप
आप लोगों को अनुशासन में रहना है, अनुशासन में रहकर काम करना है। आपको देखकर ही बच्चे सीखते हैं। कोई भी ऐसा हरकत न करें जिससे बच्चों पर उसका असर पड़े। आप लोगों को अनुशासन में रहना है और अच्छा आप लोगों को करना है, अच्छा करके देना है। आपको देख के ही बच्चे सीखते हैं और आपको हर चीज को सोच समझ करके चलने की जरूरत है। कई तो क्लासरूम में मैं घुसा, बच्चे आप लोग चैप्टर पढ़ा देते हैं, 4 चैप्टर 5 चैप्टर, लेकिन जैसे सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं कई बच्चों को सोशल साइंस का ही स्पेलिंग नहीं आता। कई बार पूरा बुक खत्म हो गया, लेकिन ऊपर में जो लिखा हुआ है फ्रंट में सोशल साइंस, उसी का स्पेलिंग याद नहीं है और पता चला कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ENGLISH ये पहले आपको याद कराना है, वो आना ही चाहिए। उसके बाद अंदर जाने के बाद चैप्टर है, लेसन है, स्टूडेंट है। कई बच्चों को मैं यहाँ पूछा कौन सा क्लास पढ़ रहे हो, फर्स्ट का स्पेलिंग ही याद नहीं। सेकंड क्लास पढ़ रहे हो, सेकंड का स्पेलिंग ही याद नहीं। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? चीज की जिम्मेदार आप हैं। आपको ये सब कराना होगा। कई लोग जैसे पढ़ा रहे हैं KG1, कई टीचर को भी KG का फुल फॉर्म नहीं आता है। तो जो भी चीज हम सुनते हैं उसको इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई सीख के नहीं आता है, सीखने का प्रयास करो। जो भी चीज सामने आ रहा है, जैसे पिछले साल में NCERT की पूछा था, सिर्फ एक NCERT का फुल फॉर्म सिर्फ एक टीचर बता पाया था, वो तौहीद, बाकी लोग नहीं बता पाए थे। हम CBSE पढ़ रहे हैं, CBSE बुक, CBSE का फुल फॉर्म नहीं आ रहा है टीचर्स को। चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। अब सीखो, आजकल तो उसका गूगल का, यूट्यूब का जमाना है। जो चीज नहीं आ रहा है उसको सीखो, जो चीज सामने दिख रहा है उसको बच्चे पूछ दिए तो आप क्या जवाब देंगे? नगर पंचायत में CMO है, कुसमी में CMO का फुल फॉर्म बहुतों को नहीं आता है। वहां पे SDM है, SDM का फुल फॉर्म बहुतों को नहीं आता है। SDM के बगल में रह रहे हैं, लेकिन SDM लिखा है, कभी उसको गौर नहीं किया कि SDM क्यों लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। TI का फुल फॉर्म नहीं आता है, SDOP का नहीं आता है, SP का नहीं आता है, DIG का नहीं आता है, IG का नहीं आता है। अगर आपको एडवांस आप ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे एडवांस बनेंगे? ये सब आपको आना चाहिए। आप जो भी चीज देखते हो, यहां पे अभी अगर रोड में कुछ मिलता है लिखा हुआ, तो उसको जानने का कोशिश करो कि ये क्या लिखा है। आप लोग सीखने के लिए तैयार रहो। सिखाना तो बहुत ईजी है, लेकिन पहले सीखो।